नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 11 की आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक, जिसके मैंने करीब 8-9 वीडियो लगा दिए हैं। प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। और ये मान के चलिए कि इस किताब का हमने आधे से ज़्यादा अध्ययन कर लिया है, 60%। अब आज का जो हमारा पाठ है वो है 7वां। ठीक है, हालांकि हमने 1 से पाठ से शुरू नहीं किया है। मैंने पाठ 10, पाठ 9, पाठ 8, पाठ 6 ये पढ़ा दिए हैं। पाठ 5 या एक आधा सिलेबस में नहीं, हम पूरा आपको दिखा देंगे बाद में विश्लेषण। इस पाठ का नाम है स्मृति और विस्मरण, यानी याद रखना और भूलना। तो इसमें क्या है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, स्मृति के स्वरूप को समझ सकेंगे। यानी ये वैसे भी काम की चीज़ है। मेमोरी जो है ना, कहते हैं याद नहीं रहता या याद रहता है। विभिन्न प्रकार की स्मृतियों के बीच विभेद कर सकेंगे कि कितने प्रकार की अल्पकालिक, दीर्घकालिक, जैसे कंप्यूटर में होती है ना रैम, रोम। एक तो होती है रैम, मोबाइल में भी होती है जो अस्थायी मेमोरी होती है, एक रोम जो परमानेंट होती है। दीर्घकालिक स्मृति के संगठन और प्रस्तुतिकरण, विस्मरण के स्वरूप और कारण, स्मृति सुधार के उपाय, ये सब चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये रीड के लिए भी उपयोगी है और अपने दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। इसमें जैसे रीट में हालांकि अलग से कहीं ऐसा टॉपिक नहीं दे रखा, मगर संबंधित टॉपिक है ये। जैसे बुद्धि है तो बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसको देख लेंगे, थोड़ा ज़्यादा डीप न जाके सरसरी नज़र से हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अभी जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा जूम कर देते हैं सिस्टम। और जस्ट ए मिनट। ज़्यादा जूम हो गया थोड़ा सा, ये देखिए, है ना। तो इसमें हम कई चीज़ें देखने वाले हैं, मॉडल वगैरह है और है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये है, ठीक है, पृष्ठ। तो स्मृति, तो यहाँ स्मृति से तात्पर्य, स्मृति ईरानी जो है मंत्री महोदया, उनसे नहीं है। स्मृति यानी कि मेमोरी। स्मृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे हम सभी भली भांति परिचित है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है तो वो निश्चित रूप से उसको कामयाबी ज़्यादा मिलने की संभावना है। कई लोगों को सीधे मिलते नाम याद आ जाता है, कईयों को पढ़ते जल्दी याद हो जाता है। तो स्मृति शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में दूसरों के साथ वाचिक अंतरक्रियाओं के दौरान सर्वाधिक रूप से किया जाता है। यानी मुख्यतः हम बोल कर कोई चीज़ बताते हैं, कोई फैक्ट, कोई घटना। कुछ कतिपय उदाहरण ऐसे हैं जो स्मृति जैसे संप्रत्यय को समझने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो निर्देशिका, डायरेक्टरी। आपको पता होगा पहले डायरेक्टरी आया करती थी फ़ोन की, आजकल तो लोगों के काम ही नहीं पड़ता, मोबाइल में सेव हो जाते हैं। तो किसी के टेलीफोन नंबर व्यक्ति से बातचीत करते समय स्मृति से विलुप्त क्यों हो जाता है। यानी हमें कितने फ़ोन नंबर याद है, 2, 4, 5, 10, बाकी नहीं है ना। तो इसी प्रकार क्यों व्यक्ति संचयन से सीखी हुई कविताएं पहाड़े जीवन पर्यंत स्मृति में बने रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि पहाड़ा बोलो 15 का, तो लगभग आप सुनाई देंगे 15, 30, 45, 54, 60 याद होगा। एक देशी तरीके से राजस्थान में अक्सर याद किया जाता है। और 15 डब्बू 150 ऐसे सुना होगा आपने। तो ये बचपन की चीज़ें याद रहती है। क्यों, तो ये कहाँ रहती है, परमानेंट मेमोरी में रहती है। और मान लीजिए हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बाजार जाते हैं, आप बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं, उनके नंबर पे भी नज़र डालते हैं, मगर हमें कोई नंबर याद हो जाते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो अस्थायी रैम वाली जो मेमोरी है। तो स्मृति एक अत्यंत व्यापक शब्द है और स्वयं को समझने, हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंधों को समझने में, समस्या समाधान में, निर्णय लेने में। क्यों, क्योंकि फैक्ट याद है तो आप निर्णय भी जल्दी लेते हैं। किसी भी जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन पे आके गाड़ी अटक जाती है एग्जाम्स में, तो निर्णय कब लिया जाएगा, जब अच्छे से याद हो। किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली को समझने जैसे कार्यों में स्मृति हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है। चूँकि स्मृति प्रत्यक्षण, समस्या समाधान और चिंतन के सदस्य संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो ये याद रखना कि स्मृति क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जैसे चिंतन हमने पढ़ा, समस्या समाधान, ठीक है, स्मृति प्रत्यक्षण, तो वैसे ही ये भी एक क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रायोगिक अध्ययनों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि सूचनाएं स्मृति में किस प्रकार क्रमबद्ध रूप से संसाधित होती है, स्मृति किन कारणों से विलुप्त हो जाती है, कौन सी युक्ति यानी उपाय के माध्यम से स्मृति में वृद्धि संभव है। इस अध्याय में हम स्मृति के उपरोक्त सभी पक्षों की चर्चा करेंगे तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा
प्रतिपादित मॉडल की सहायता से स्मृति तंत्र को समझेंगे। वैसे यूँ तो स्मृति के क्षेत्र में प्रायोगिक शोधों का इतिहास 100 वर्ष से अधिक का है, और वैसे अपने प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भी स्मृति पर काफ़ी जो है चिंतन मनन किया था, परंतु स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन या मनोविज्ञान की दृष्टि से बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है। सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन स्मृति पर जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन, देखो जर्मन हर्मन मिलता जुलता है, एबिंगहास, तो हार्मन आप याद रख लो, एबिंगहास हार्मन, तो मेमोरी पर किसने, हर्मन, मेमोरी हर्मन, ठीक है। हर व्यक्ति के मन में ये रहता है कि उसकी मेमोरी बढ़े, तो हर्मन द्वारा 1885 में किया गया। 1885 में हम भारत की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी वो सन। एबिंगहास, तो हर्मन एबिंगहास के अध्ययनों में वह स्वयं प्रयोज्य थे। आपने पाया कि किसी भी अधिगम सामग्री का ह्रास का मतलब वो भूल जाते हैं, मिट जाती है, समय अंतराल बढ़ने के साथ साथ समान गति से और पूरी तरह से नहीं होता है। यानी ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को एकदम धीरे धीरे भूलते हैं, 1 महीना हो गया थोड़ी भूल गए, 2 महीने हो गए फिर और भूल गए, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में भूलने की गति तीव्र होती है, ये जो है ना हर्मन उसको लगा, और फिर क्रमशः न्यूनतम और फिर स्थिर हो जाती है। तो हम किसी चीज़ को शुरू में तेज़ी से भूलते हैं, फिर बहुत कम, और फिर वो स्थिर रह जाता है। उतनी चीज़ें तो फिक्स है ही। जैसे आपको अपनी स्कूल याद होगी कि आप 5वीं तक कौन सी स्कूल में पढ़े थे, अब आप उसे नहीं भूल पाएंगे, उसको ये नहीं, आप चाहे कितने साल बाद भी नहीं भूल पाएंगे। तो कुछ ऐसी मेमोरी होती है। इसके विपरीत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक बार्टलेट ने अपने कहानी संबंधी प्रयोगों एवं चित्र आरेखन संबंधी प्रयोगों से उसने क्या किया, उसने स्मृति पर प्रयोग किए के आधार पर बतलाया कि स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी एक सक्रिय प्रक्रिया है स्मृति, और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें समय अंतराल के साथ साथ पुनः प्राप्ति में उत्तरोत्तर परिवर्तन और संशोधन होता है। उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक, धीरे धीरे। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी स्मृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं और उनकी चर्चा हम अध्याय में करेंगे। स्मृति से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अर्जित सूचनाओं को मस्तिष्क में संचित रखने की क्षमता से होता है। तो ये स्मृति की परिभाषा भी आप याद कर लो। स्मृति से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति द्वारा अर्जित सूचनाओं, यानी हमने जो सूचना अर्जित की। जैसे मान लीजिए आपने अभी अभी पढ़ा कि जर्मन मनोवैज्ञानिक ने सन 1885 में हर्मन ने स्मृति पर सबसे पहले कार्य किया, सूचना उन्हें अर्जित की मस्तिष्क में। तो अब उसको संचित करने की क्षमता कितनी है, तो वो क्या कहलाता है, स्मृति कहलाती है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से है। व्यक्ति अपने सामान्य दैनिक जीवन में अक्सर यह कहते हैं कि याददाश्त या स्मृति अच्छी है या कमज़ोर पड़ गई है। हम कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने चाबी रखी मोटरसाइकिल की या गाड़ी की और फिर आप भूल जाते कहाँ रखी थी, उसको खोजते हैं इधर उधर, फिर हम कहते हैं अपनी याददाश्त कमज़ोर हो गई। ऐसा नहीं है, ये केवल अव्यवस्था है, याददाश्त से उसका सीधा संबंध नहीं है। ऐसे दैनिक कथनों से प्रतीत होता है कि स्मरण कोई आंतरिक शक्ति है और वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जो कम या अधिक होती रहती है। ऐसा नहीं है, ये मानना गलत है। स्मरण कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, तो स्मरण कोई एक शक्ति नहीं है, वरन क्या है, ये तो मानसिक प्रक्रिया है। जैसे प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी चीज़ को हम सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। संवेदना, ठीक है, किसी चीज़ को समझते हैं। चिंतन करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर विचार करते हैं। तो आदि की तरह ही एक मानसिक प्रक्रिया है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो स्मृति एक शक्ति न होकर क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। इसलिए आजकल स्मृति को भी स्मरण शक्ति न कहकर स्मरण करने की क्रिया या याद करना कहा जाता है। अतः मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जा सकता है कि स्मृति एक ऐसी सक्रिय संज्ञानात्मक तंत्र है, यानी सक्रिय और संज्ञानात्मक तंत्र है जिसमें व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, सूंघ कर, कानों से सुनकर, त्वचा से स्पर्श करके द्वारा अर्जित सूचनाओं को संगठित करता है और परिमार्जित करता है। अर्जित सूचनाओं को कहाँ से, ज्ञानेंद्रियों से हम करेंगे। जैसे आप अभी मोबाइल से आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो और मस्तिष्क में संचित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन सूचनाओं को पुनः प्राप्त करते हैं।
कि वापस याद करना, पुनर्बलन कितने प्रकार के थे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है, इस करने ने किस पर प्रयोग किए, तो हम वापस उन चीज़ों को लाते हैं। अब वुडवर्थ की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, अच्छी है, सरल भी है। वुड परिभाषा है गुड। सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। यानी चीज़ हमने सीख ली, फिर हमने उसको पुनः सुना दी, याद कर ली। वो जैसे मान लीजिए आपको कोई दोस्त मिला, उसने कहा मेरा ये नाम है, आपको अच्छा लगा मिलके, 1 महीने बाद वो आपसे फिर मिला, अब आपको उसको देखते उसका नाम याद आ गया, इसका मतलब वो आपकी स्मृति है। चैपलिन के अनुसार पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। बात वही है। अब है स्मृति की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं या तत्व है, ये आपको याद रखना है। स्मृति की कितने तत्व है? 3। तो टॉपिक की स्मृति पढ़ रहे हैं और आपको स्मरण रखना भी है, ठीक है। एक तो है कूट संकेतन, इनकोडिंग। एक है संचयन, यानी एक तो संकेत हमने देखे, एक संचय किया उनका, और एक पुनः प्राप्ति, ठीक है। यानी उनको डाटा को देखना, ठीक है, फिर उनको इकट्ठा करना और फिर पुनः प्रस्तुत करना। कूट संकेतन स्मृति की पहली अवस्था है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन। कूट संकेतन यानी इनकोडिंग, यानी चीज़ें इनपुट होना स्मृति की पहली अवस्था है, जिसे पंजीकरण भी कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है चीज़ों का। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षकरण करके व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप या कूट संकेतन के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। कूट संकेतन 2 प्रकार का होता है, प्रयासयुक्त और स्वचालित। प्रयासयुक्त में हम याद रखते हैं, किसी चीज़ के ऊपर गौर करते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो वो प्रयासयुक्त है। कुछ चीज़ें अपने आप याद रहती है, कई बार हो ही जाती, कुछ चीज़ें अपने आप याद रहती है नॉर्मली, तो वो है स्वचालित। प्रयासयुक्त कूट संकेतन में व्यक्ति सीखे हुए पाठ को बहुत प्रयास करके अपने चेतन पटल पर लाता है, जबकि स्वचालित यानी ऑटोमेटिक कूट संकेतन में सूचनाएं व्यक्ति बिना किसी प्रयास के ही इस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि उन्हें स्मृति में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किस कमरे में पढ़ रहे हैं, तो आप सीधे उसी कमरे में घुसते हैं, कोई अलग से आपको याद नहीं करना पड़ता। जैसे यदि विद्यार्थी से पूछा जाए कि गत वर्ष उसने कितने पुरस्कार प्राप्त किए, तो इसका उत्तर वैसी सूचना पर क्या होगा, उसको अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि पुरस्कार एक मामूली चीज़ तो है नहीं, ये तो है नहीं कि उसने कोई 50 प्राप्त प्राप्त किए हैं। तो क्या है, इस प्रकार का जो है सूचना वो बिना प्रयास के ही स्मृति में संचित होगी। तो इस तरह कूट संकेतन स्वचालित कूट संकेतन का उदाहरण होगा। तो स्मृति का एक तत्व है कूट संकेतन इनकोडिंग, उसमें एक तो होती है प्रयास के द्वारा और एक होती है ऑटोमेटिक। अब है संचयन या भंडारण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टोरेज। जैसे हम मोबाइल में कोई चीज़ एक तो केवल हम खोलते हैं, एक हम उसको सेव करते हैं गैलरी में, मेमोरी में उसकी सेव कर देते हैं, तो 2 प्रकार का हो गया ना। तो ऐसे ही ये स्टोरेज है, जिसे स्मृति की द्वितीय अवस्था है स्टोरेज, सेकंड स्टेज, जिसमें कूट संकेतन के द्वारा व्यक्ति जिन सूचनाओं या उत्तेजनाओं को प्राप्त करता है उन्हें कुछ समय के लिए संचित करके रखता है। जैसे मान लीजिए आपने पान खाया, बहुत स्वादिष्ट, तो आप थोड़ी देर याद रखेंगे गजब पान था यार, बहुत शानदार था, ठीक है। कूट संकेतिक सूचनाओं को संचित रखने के लिए मस्तिष्क में विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है, प्रोसेस होती है। जैसे मोबाइल में होती है ना, हार्ड डिस्क कॉपी करते हैं तो फाइल जाती है, ऐसे एक पट्टी सी आती है, तो ऐसे ही जिसे दृढ़ीकरण कहा जाता है, जो प्रोसेस है ना उसको कंसोलिडेशन, सॉलिड कंसोलिडेशन। सामान्यतया दृढ़ीकरण, सॉलिड होना स्वतः होता है, परंतु यदि किसी कारण से व्यक्ति अपनी चेतन अवस्था को खो देता है तो ये दृढ़ीकरण भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको नींद आ गई, आप सुनते सुनते नींद आ गई, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। कब? नींद के दौरान जो कुछ सुना आधा अधूरा। पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति, वो रिकॉल करना डाटा को। तो ये तीसरा जो स्टेज है स्मृति का, तीसरी अवस्था है, वह यह प्रक्रिया जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति संचयन में उपस्थित सूचनाओं में से चयनात्मक ध्यान द्वारा, यानी उसे ज़रूरत है वही चीज़ वो निकाल के लाएगा, आवश्यक सूचनाओं की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने का प्रयास करता है। जिन सूचनाओं का संचयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता उनकी पुनः प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 बातें याद की, पर आपको कुछ बात ध्यान से नहीं रही। जैसे मान लीजिए आपको घर वालों ने कोई काम बताया,
ठीक है। तो 2 काम सुन लिया आपने, तीसरा सुन लिया, चौथे में आपने हाँ हूँ कर दिया, ध्यान कहीं और था, तो वो भूल गए। अब आप बाज़ार जाएंगे, फिर कहेंगे कुछ काम था, क्या बताया था, अब सोचेंगे यार उस समय तो ध्यान नहीं दिया, तो हम उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल ऊपरी परत पे थी, उसको हम स्टोर नहीं कर पाए। इनकोडिंग थी केवल, वो इस स्टोर जो है उसका हुआ नहीं, इसलिए हम उसको पुनः है कहाँ से ला पाएंगे। इन तीनों प्रक्रियाओं का एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक बस द्वारा कार की टक्कर लगी, तो चालक जो है दृष्टि संवेदनाओं द्वारा दुर्घटना की कल्पना एक सादृश्य के रूप में करेगा, यानी उससे पूछेंगे तो बताएगा कि इधर से गाड़ी आ रही थी, फिर आगे कुछ नहीं दिखा, धम। तो उसका संग्रहण कुछ संकेतों के रूप में उसकी स्मृति में होगा, यानी उसको जो दिखा था वो बता देगा, ताकि बाद में वह बीमा एजेंटों से बात कर सकें और उस घटना का पुनरुद्धार उसी रूप में कर सकें। सूचना उपक्रम अथवा उपागम, इधर वाली चीज़ हमने पढ़ ली थी। सूचना प्रक्रमण उपागम, अवस्था मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, स्टेज मॉडल। तो दोस्तों मेरे ख्याल से टॉपिक ठीक ही होगा, मेमोरी आपको समझ में आ रही है। सूचना प्रक्रमण उपागम स्मृति का एक उपागम है, जिसमें मनुष्य स्मृति पर सूचना संसाधन तंत्र की भांति कार्य करती है। इस उपागम के अंतर्गत मनुष्य स्मृति में सूचनाओं का प्रक्रमण कंप्यूटर की भांति होता है। जिस तरह से कंप्यूटर में सूचनाओं का कूट संकेतन कर उनका संचयन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन सूचनाओं में कुछ फेर बदल कर उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी, यानी मनुष्य की प्रोसेस के आधार पर तो कंप्यूटर बना है। मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसमें इंजन होता है, अपना पेट इंजन है, उसमें पेट्रोल डालते हैं, अपने भोजन डालते हैं। उनमें ऑयलिंग होता है, तो अपने वो जो ब्लड है वो है ऑयलिंग की तरह, उसमें गाढ़ा हो जाता है, उसको फिल्टर अब शरीर अपने आप करता है, वहाँ हमें करना पड़ता है। तो कूट संकेतन संचयन और आवश्यकता अनुसार संचित सूचना में फेर बदल। कूट संकेतन पहला काम, संचयन दूसरा काम, तीसरा काम है उसको वापस लाना। तो ये तीनों उदाहरणार्थ, व्यक्ति किसी घटना का कूट संकेतन आ जाओ इधर कर उसका संचय अपनी स्मृति में करता है तथा अन्य व्यक्तियों के समक्ष उसका वर्णन करते समय आवश्यकता अनुसार उसमें फेर बदल कर सूचना की पुनः प्राप्ति करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बात देखी, आपके दोस्त, फिर आप अपने दोस्त के पिताजी आपसे पूछेंगे कि भाई वो क्या कर रहा था, आज वो पढ़ रहा था क्या, तो आपने देखा कि वो तो मोबाइल चला रहा था, गेम खेल रहा था, पर फिर भी आप उसको थोड़ा चेंज करेंगे, हाँ नहीं मतलब पढ़ तो रहा था, थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ रहा था और पढ़ रहा था, तो आपने फेरबदल कर दिया। इस सादृश्य से प्रेरित होकर एटकिंसन शिफरिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये थोड़ा आप याद रख लेना, किसने किया? शिफरिन, एटकिंसन शिफरिन ने अवस्था मॉडल, स्टेज मॉडल जो है वो उसने दिया कि जो स्टेज है ना अलग अलग, वो जिसे मॉडल भी कहा जाता है, जिसके तहत कंप्यूटर स्मृति के समान मानव स्मृति में भी 3 चीज़ें होती है। ये पुनः रिपीट हो रहा है आपके, कूट संकेतन इनकोडिंग, संचयन उसको स्टोर किया और पुनः प्राप्ति रिकॉल। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। अब ये स्मृति के 3 प्रकार और है, ये तो स्मृति के 3 स्टेज है। अब स्मृति भी अलग अलग टाइप की होती है, एक तो है संवेदी सेंसर, और एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक। इस मॉडल के अनुसार सूचनाएं पहले संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है, जैसे मोबाइल में होती है ना रैम, उस तरह से संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संचित सूचनाएं बहुत जल्द ही अपना अस्तित्व खो देती है। जैसे मोबाइल में रैम हम क्लियर कर देते हैं, अस्थायी मेमोरी, वैसे इस स्मृति की संचयन क्षमता काफ़ी बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त से 1 घंटे बातें की, तो आपको सारी बातें याद है क्या? नहीं है, हमने सुनी, सुनते गए, निकलती गई, परंतु कुछ बात आपको याद रह जाती है, परंतु जिसमें या तो आपने इंटरेस्ट लिया, या जो आपको प्रभावित कर रही थी, या आपको याद रखनी थी। उसने कहा कि मैंने जो है वो किताब इतनी तारीख को दूंगा आपको, तो आपको वो याद रख ली कि वापस मांगनी है, परंतु संचयन अवधि कम, 1 सेकंड से कम होती है। तो ये जो संचयन अवधि है ना, यानी 1 सेकंड से भी कम होती है। सूचना आयर गई, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका ये भी है, फालतू चीज़ों को स्टोर करके क्यों मेमोरी भरते हो। संवेदी स्मृति में सूचनाओं के प्रवेश के उपरांत सूचनाएं अल्पकालिक स्मृति में चयनात्मक अवधान के माध्यम से प्रवेश करती है। तो पहले वाली जो स्मृति है उसका नाम है संवेदी स्मृति,
ठीक है, पहली वाली संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति में सूचनाएं कुछ सेकंडों, 1 सेकंड से भी कम अवस्था के लिए आती है, निकल जाती है, निकल जाती है। कुछ चीज़ को रखनी है तो उसको हम आगे भेज देते हैं, और वो कौन सी में भेज देते हैं? अल्पकालिक स्मृति में। चयनात्मक अवधान के माध्यम से प्रवेश करती है। अल्पकालिक स्मृति की संचयी क्षमता कम तथा संचयी अवधि 30 सेकंड से कम होती है। उसके तो 1 सेकंड थी और अल्पकालिक की है 30 सेकंड, ठीक है, लगभग 30 सेकंड से कम। यानी 30 सेकंड का मतलब थोड़ी सी देर जो है वो आप सोच लो, 30 सेकंड, 1 2 3 4। इस मॉडल के लघुकालीन स्मृति से सूचनाएं दीर्घकालीन स्मृति में विस्तार पूर्वक पूर्व अभ्यास के कारण प्रवेश करती है। अब आपको कुछ खास चीज़ याद रखनी है। दोस्त ने 1 घंटे बात की, मगर आपको एक खास चीज़ याद रखनी है। उसने आपको बताया कि वो किताब मैं आपको 3 दिन बाद दूंगा, ठीक है, तो आपने याद कर लिया। अब आपको परमानेंट याद करना है कि किताब के रुपए लगे हुए हैं, वापस लेने हैं इससे। तो वो आपने थोड़ा सा याद रखा कि 3 दिन बाद, यानी कि आज तारीख 14 यानी कि 17, ठीक है, तो 17 यानी कि ये वार। तो इस तरह से आपने उसको याद कर लिया, तो वो क्या हुआ? दीर्घकालीन स्मृति में चली गई। इस तरह से पूर्व अभ्यास में व्यक्ति न केवल मन ही मन सूचनाओं को दोहराता है। इसलिए दोस्तों मैं भी कहता हूँ कि आप पढ़ने के बाद में उसको जो है रिकॉल किया करें, उसका मनन किया करें, यानी उन चीज़ों को वापस दोहराएं। जैसे मान लीजिए वीडियो ऑफ हो गया, तो आप सोचिए कि आपको क्या क्या याद है। जैसे स्मृति के 3 स्टेज, उनका नाम दोहराओ। स्मृति का मॉडल, उसको दोहराओ। एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले स्मृति के बारे में था, उसका नाम हरमन में, ठीक है ना, हरमन, जर्मन। तो ऐसे आप उनको रिपीट करोगे मन ही मन, तो वो आपके दीर्घकालीन स्मृति में डाटा स्टोर हो जाते हैं। हार्ड डिस्क में जो है रैम से निकलकर हार्ड डिस्क में चले जाते हैं, बल्कि उसका अर्थ समझकर अन्य सूचना उसका संबंध जोड़ने का प्रयत्न करता है। और वो चीज़ें जैसे देखो, जर्मन, हरमन, और हर व्यक्ति के मन में, तो हरमन संबंध स्थापित कर दिया ना हमने, तो अब आप भूलोगे नहीं। जैसे मैंने कोफ्ता बताया, तो कॉफ का गैस, कोफ्ता खाने से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो गेस्टाल्ट, तो हमने उसको जोड़ने का प्रयास और किया किसी न किसी तरीके से। या फिर पूर्व सूचना से जुड़ती है, तो फिर वो क्या है, गुंथ जाती है आपस में। जब एक बार जब सूचनाएं क्या है, जुड़ जाती है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा साइड में चला गया क्या, तो क्या हो जाता है, दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश कर जाती है। तो उनका रिहर्सल की आवश्यकता नहीं होती और वे स्थायी तौर पर संचालित हो जाती है। तो संवेदी स्मृति, लघु और कालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। संवेदी स्मृति 1 सेकंड से भी कम, लघु 30 सेकंड के लगभग, और दीर्घकालिक लंबे समय, लॉन्ग टाइम। दीर्घकालीन स्मृति में संचित सूचनाएं क्षीणता और बाधा दोनों प्रभावों के कारण लुप्त होती है। दीर्घकालीन स्मृति से सूचनाएं उतनी तेजी से क्षीण नहीं होती जितनी तेजी से लघुकालिक स्मृति से होती है, परंतु फिर भी सूचनाओं का क्षीण होना दीर्घकालीन स्मृति से विस्मरण का एक प्रमुख कारण है। हालांकि दीर्घकालिक स्मृति से भी सूचनाएं धीरे धीरे पुरानी चीज़ें डिलीट होती जाती है, मगर बहुत स्लो। बाधक कारकों में अग्रलक्षी अवरोध, पूर्वलक्षी अवरोध, अनादिगम, अनुक्रिया, प्रतियोगिता आदि को माना गया है। अब है संवेदी स्मृति, इसके बारे में पुनः डिटेल से पढ़ते हैं। यानी जो 1 सेकंड वाली है ना संवेदी, वो संवेदी स्मृति, सेंसर मेमोरी, यानी केवल बस वो सेंसर काम करते हैं, सुन रहे हैं। जैसे सेंसर होता है ना मोबाइल में, कान के पास ले गए तो वो लाइट ऑफ हो जाती है, कान से दूर ले गए लाइट ऑन हो जाती है, सेंसर। संवेदी स्मृति यानी सेंसर, किसी चीज़ को भांप लेना। स्मृति से अभिप्राय ऐसी स्मृति से हैं जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए व्यक्ति रख पाता है। इस स्मृति में अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से संबंधित सांवेदिक स्मृति अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कान से सुनी हुई, आंखों से देखी हुई, उसका अलग अलग फर्क रहेगा। इस स्मृति में उद्दीपक से मिलने वाली सूचनाओं को मौलिक रूप से, अर्थात उसमें बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए वैसे ही संचित रखा जाता है। संवेदी स्मृति के कारण ही व्यक्ति के सामने से उद्दीपक के हट जाने से भी उसका चिन्ह थोड़े समय के लिए बना रहता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये दिखाई, जैसे ये दिखाया मैंने आपको, ठीक है, हटा लिया, ठीक है, अब उसका चिन्ह थोड़े समय के लिए बना रहता है। इसी कारण से संवेदी संचयन या संवेदी रजिस्टर भी कहा जाता है। दृष्टि उद्दीपकों को संवेदी स्मृति केवल 1/4 सेकंड तक ही रहती है, यानी चौथाई सेकंड। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाई थी, घड़ी दिखाई थी, मगर आप पहचान पाए उसका कलर कैसा था, उसका जो फीता है वो कैसा था, आप याद कीजिए।
उस घड़ी का कलर कैसा था, फीते का कलर कैसा था, फीता लोहे वाली चेन वाला था कि वो जो लेदर या रबर वाला था। ठीक है, तो वो अब ये वो आपके क्या है, वो संवेदी केवल। ठीक है, इस अवधि के बाद उसकी पूर्ण स्मृति रखना संभव नहीं है। अब आपको केवल देखते या थोड़ी हो गए। अब मान लीजिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने गौर किया कि अगली बार गुरुजी पूछेंगे फीता कैसा था, डायल कैसा था, कलर कैसा था, तो इसलिए आपने थोड़ा अलर्ट हुए और आपने लघुकालिक स्मृति में रख लिया। अब ये मैं आपसे 1 महीने बाद पूछूंगा तो आप इसको थोड़ी याद रखेंगे, आपको पता है इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंट है, कोई परीक्षा में थोड़ी आनी है, इसलिए आपने उसको केवल लघु स्मृति में रखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया कि मैं पूछ सकता हूँ अभी, या मैंने अभी पूछा, तो आपने उस पर गौर किया। तो इस वजह से इस तरह से हम सूचनाओं को प्रयास करके दीर्घकालिक स्मृति में ले जाते हैं। प्रतिमा संबंधी स्मृति या दृष्टि संवेदी स्मृति जो है वो किधर है, इधर है ना, और वो मॉडल भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहले हम एक ये टॉपिक पूरा कर लें। मेमोरी में व्यक्ति देखी गई वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड तक एक दृष्टि चिन्ह रख पाता है, जैसे मैंने अभी घड़ी वाला पहला वाला उदाहरण दिया था। जबकि प्रतिध्वनि स्मृति या श्रवण संवेदी स्मृति, जैसे कोई चीज़ सुनी में व्यक्ति सुनी हुई आवाज़ का उद्दीपक चिन्ह अपने मन में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए रख पाता है। तो तभी तो कहते हैं कि एक तो सुना, उसकी बजाय देखा, तो देखा हुआ और ज़्यादा याद रहेगा, जैसे फिल्म वगैरह है। तो इस तरह से तो ये बात क्लियर हुई आपके संवेदी स्मृति के बारे में, जो कि 1 सेकंड से भी कम होती है। अब ये जैसे थोड़ा सा मॉडल बना हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सूचनाएं, संवेदी स्मृति। ठीक है, फिर इससे आगे अल्पकालिक स्मृति और उसके बाद में दीर्घकालिक स्मृति, इस तरह से वो चलती है। फिर आगे है चित्रात्मक जो है वो, और ये थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, स्मृति परक और स्मृति परक, और ये स्मृति है इसकी प्रवृत्ति स्थायी है। प्रतिध्वन्यात्मक अवधान एवं अन्य संवेदनाएं संचयी क्षमता वृहद, संचयी क्षमता कैसी है, बड़ी है, ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं 1-2 सेकंड के लिए, काम की चीज़ रोक लेते नहीं जाने देते हैं। अवधि 1 सेकंड से कम, इसकी अवधि है 30 सेकंड। ठीक है, और संचयन क्षमता संवेदी के बजाय कम है, और संचयी क्षमता जो है असीमित है, दीर्घकालिक की भी असीमित है। अवधि जो है इसकी सेकंड से जीवन पर्यंत और इसकी भी जीवन पर्यंत है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इनकी विशेषताएं बताई गई है। अब है अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति हम कार्यकारी स्मृति, तो ये चीज़ें हैं। तो अल्पकालिक स्मृति को और पढ़ें या बाद में पढ़ें? चलो अगले में पढ़ेंगे। आप कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।